नमस्कार, आप सुन रही हैं 615 पूर्वांचल हॉस्टल राही के साई, जो लिखी गई है राघवेंद्र सिंह जी द्वारा। राघवेंद्र सिंह जी इस पुस्तक में कहते हैं कि जेएनयू को कुछ पृष्ठों में समेटने का प्रयास मात्र है। पुस्तक के सभी पात्र काल्पनिक हैं तो सभी जगह वास्तविक। जेएनयू के जीवन को बगैर गंगा ढाबा, लाइब्रेरी, कैंटीन और उस जैसे अन्य सारे जगहों को वास्तविक रूप में पढ़े बिना नहीं समझा जा सकता। इस प्रयास में मैं कितना सफल हुआ हूँ ये पाठक ही बता सकते हैं। पुस्तक का विकास एक दीर्घकालीन समयावधि के दौरान हुआ है। इस दौरान जेएनयू में थोड़ी हरियाली कम हुई है, थोड़े कोर्सेज बढ़ गए और नई बिल्डिंग और संकाय भी बने हैं। एमफिल कोर्स का होना भी बंद हो गया, बदलाव का एक हिस्सा है वो। फिर भी यह पुस्तक जेएनयू जीवन को जीने का अदम्य इच्छा पाठकों के मन में भरेगा, ऐसा विश्वास है। भाषाई और कथात्मक सभी त्रुटियां मेरी व्यक्तिगत हैं। जो कुछ अच्छा बन पड़ा है सभी जेएनयू की देन है। मानसून में दिल्ली कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगने लगती है। सारे पेड़ पौधे और पत्ते बारिश की फुहारों में धुलकर एचडी ग्रीन हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने आंखों के सामने लगा सस्ता एलईडी टीवी हटाकर कोई बढ़िया एचडी टीवी बांध दिया हो। वो इलाके जिन्हें हार्ट ऑफ दिल्ली कहते हैं उनका तो पूछना ही क्या, विशेषकर राजपाट वाले इलाके। यहाँ अमूमन हरियाली दिल्ली के बाकी कंक्रीट रूपी जंगल से ज़्यादा है और इसी वजह से बारिश के मौसम में इन इलाकों की हरियाली देखते ही बनती है। बदली मौसम का असर दिल्ली वालों की तबीयत पर भी पड़ता है। अचानक ही माहौल और यहाँ के लोगों में रोमानियत भी भर जाती है और ऐसा लगने लगता है कि दिल्ली बसी ही हो दिल लगाने के लिए। और रोमानियत में जो थोड़ी सी कसर रह जाती है वो एफएम वाले चिर युवा आरजे पुरुष एवं महिलाएं भीगी भीगी रातों में टिप टिप बरसा पानी अब के सजन सावन में जैसे सदाबहार गाने चलाकर पूरी कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि शाम को ढेरों जोड़े मोटरसाइकिलों जिनके पास है वो अपनी कारों में भुट्टे सेकने वालों की दुकान पर थोड़ा रुककर लंबी ड्राइव पर निकल जाते हैं। ऐसे ही हरे भरे रोमांटिक मौसम में किसी अनाम से दिन होने वाली बारिश के साथ जेएनयू एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट भी आया। प्रवेश परीक्षा में यूँ तो अपने आप में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है, पर जेएनयू की प्रवेश परीक्षा में पास करना सामाजिक विज्ञान और मानविकी और अगर हिंदी पट्टी के स्टाइल में कहें तो आर्ट्स के छात्र छात्राओं को लगभग वही खुशी और संतुष्टि देता है जो विज्ञान से कक्षा 12 पास करने वालों को आईआईटी और एम्स में एडमिशन मिलने पर होता है। ऐसे कितने ही विद्यार्थियों को जो किसी कारण से दिल्ली आकर नहीं पढ़ पाते हैं, ये रिज़ल्ट एक मौका दे देता है। ये रिज़ल्ट लुटियंस दिल्ली को बस सपनों में देखने वाले युवाओं का अचानक ही दिल्ली और उस बहाने जेएनयू की पथरीली बलुई ज़मीन में खुद को स्थापित करने और आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे देता है। साउथ दिल्ली में चारों तरफ पत्थर की मजबूत बाउंड्री से घिरा यह विश्वविद्यालय अपने आप में अनूठा है। पत्थरों को जोड़कर बनाई गई बाउंड्री मानो मजबूती से अंदर की दुनिया संभाले रहती है। जो भी यहाँ कुछ साल रहकर पढ़ाई लिखाई करता है उसे प्रेम हो जाता है यहाँ की हवा से, पहाड़ों से, यहाँ तक कि कैंटीन, रास्तों और हर उस शय से जिसे आँखों से देखा जा सकता है। जो यहाँ के हो गए वे फिर कहीं और के नहीं हो पाए। पढ़ाई पूरी करने के बाद चाहे दुनिया के किसी कोने में पहुँच जाएं, पर दिल्ली आएंगे तो एक बार चाय के बहाने कम से कम गंगा ढाबे तक ज़रूर आएंगे और थोड़ा अधिक वक्त मिलेगा तो लाइब्रेरी कैंटीन तक घूम आने का क्या हर्ज है। एक ख़ास किस्म की गंध घुली हुई है जेएनयू की हवा में, जो हर बार एलुमनाई को दिल्ली में कदम रखता है उसकी हैसियत के मुताबिक एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से अपनी ओर खींचने लगती है। एक ख़ास किस्म का नॉस्टैल्जिया जकड़ा रहता है यहाँ से पढ़कर निकलने वालों को। ऐसे ही मौसम में दिल्ली की तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर पूरब से आ रही ट्रेन में शेखर नाम का एक युवा अपने साथ कपड़े का एक बड़ा बैग और छोटा सा बैग जिसमें कुछ किताबें पड़ी थी लिए दिल्ली पहुंचने की उम्मीद में बार बार बेचैन हो रहा था। 10 बज रहे थे और ट्रेन अपने टाइम से 3 घंटे लेट हो चुकी थी। गाज़ियाबाद के आने वाले शहीदाबाद और उस जैसे कुछ
और छोटे मोटे बातों के पीछे छोड़ने के लिए ट्रेनों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। इस दौरान ऊपर की 2 सीटों पर सोने वाले यात्री भी नीचे आकर एक ही सीट पर बैठ गए थे। थोड़ी थोड़ी देर में भारतीय रेल की गरियाते हुए सभी किसी तरह से भड़ास निकाल रहे थे, तो कुछ ट्रेन के गाजियाबाद से दिल्ली के बीच प्रायः ही लगने वाले थोड़े ज़्यादा समय के बारे में वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या कर रहे थे। सामने वाली सीट पर बैठे एक हल्की गंज सिर वाले आदमी ने शेखर से पूछा, कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। अरे महाराज, ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली है तो सब दिल्ली जा रहे हैं, यह तो पता है। आपको दिल्ली में कहाँ जाना है? जेएनयू। अरे वाह, पढ़ाई करते हैं वहाँ? नहीं, अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं। चलिए, बधाई आपको। आपको कहाँ जाना है? शेखर ने औपचारिकता निभाते हुए पूछा। हम तो नफजतगढ़ जाएंगे, काम करते हैं उधर। अच्छा, आपको कुछ आइडिया है कि क्या स्टेशन से जेएनयू कैसे जा सकते हैं? ऑटो पकड़ लीजिए, 150 रुपया लेगा, लेकिन एकदम जगह पर पहुंचा देगा। बस भी तो है। एक भैया से पूछा तो बोले 615 नंबर ले लेना। अच्छा हाँ, आप स्टूडेंट हैं तो बस ठीक रहेगा। आप 604 या 615 कोई भी ले लीजिए। 604 लेगा तो मुनरिका में आपको बदलना पड़ेगा, वहाँ से 615 मिल जाएगा। अच्छा, यही ठीक रहेगा। और फिर दोनों का संक्षिप्त वार्तालाप बंद हो गया। थोड़ी ही देर में दिल्ली स्टेशन आया और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, ढेरों कुली धड़धड़ाते हुए ट्रेन के डिब्बों में घुस गए। 2-3 कुली को मना करने के बाद शेखर किसी इस तरह अपने भारी सामान लेकर अपने शरीर के साथ संभाल नई दिल्ली यूनिवर्सिटी रेलवे स्टेशन के गेट पर पहुंचा। स्टेशन से बाहर निकलकर अपना सामान वगैरह सड़क के एक किनारे लगाकर बस का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में एक लाल रंग की लो फ्लोर डीटीसी बस आते दिखी जिस पर 604 लिखा था। शेखर जल्दी से सामान उठाकर बस के अगले गेट की तरफ भागा। गेट खुला था पर उतरने वाले लोग इतने ज़्यादा थे कि अंदर घुसने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा था। उतरने वालों में से किसी ने कहा, भाई पीछे चढ़ ले। तो शेखर को जैसे अंकल आई है तेज़ी से पीछे गेट में बस में सवार हो गया। एसी बस में शेखर अपने जीवन में पहली बार चढ़ा था। बस एकदम शांत और स्थिर। गांव में खड़खड़ धड़धड़ की आवाज़ के साथ चलती बसों में यह एकदम अलग अनुभव था। थोड़ी देर में कंडक्टर टिकट की गड्डी लिए सामने आया। शेखर ने 50 रुपये का नोट निकालकर थमा दिया। जेएनयू तक, कहा। भाई ये मुनरिका में बदलना पड़ेगा, उतर जाइयो। कंडक्टर ने पैसे वापस देते हुए कहा। भैया बता देना जब मुनरिका पहुंचने वाले हो, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है भाई, कहते हुए कंडक्टर ने कंधे उछाल दिए। लगभग घंटे भर के बाद कंडक्टर पीछे की सीट पर जब टिकट देने आया तो शेखर ने कहा, आने वाला है मुनरिका, उतर लें। और हाँ, उतरने के लिए आगे गेट का इस्तेमाल करना, नहीं तो उतर नहीं सकेगा। शेखर फुर्ती से अपना सामान उठाकर बस के अगले गेट पर खड़ा हो गया और बस स्टॉप आने पर सामान सहित नीचे उतर गया। बस स्टॉप पर 3-4 लोग खड़े मिले तो शेखर ने उनसे 615 के बारे में पूछ लिया। एक स्टूडेंट जैसे लगने वाले ने कहा कि यही मिलेगी थोड़ी देर में, तो वह एक किनारे जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद 615 दूर से आती दिखी। 615 जेएनयू का उतना ही अटूट हिस्सा रही है जितना गंगा ढाबा और लाइब्रेरी कैंटीन। 615 में कितनी ही जिंदगियों के हिस्से गढ़े जाते हैं। साधारण लो फ्लोर की हरे रंग की बस में शेखर अपने सामान सहित दाखिल हो गया। जेएनयू बोलकर उसने 10 का एक नोट कंडक्टर को थमाया तो कंडक्टर ने पूछा, कहाँ उतरना है? शेखर ने इस सवाल का जवाब की अपेक्षा नहीं की थी। जेएनयू। भाई जेएनयू के में किधर उतरेगा? पहली बार जा रहा हूँ, पता नहीं, एडमिशन कराने जा रहा हूँ। अच्छा, एड ब्लॉक पर उतरना लेना। थोड़ी देर बाद में जेएनयू मेन गेट के अंदर घुसी, लेकिन गेट के हुलिये में ऐसा लगा ही नहीं कि जेएनयू के अंदर घुस गए। शेखर सोच कर आया था कि नाम जैसा ही बड़ा सा गेट होगा, पर यहाँ स्थिति एकदम उल्टी थी। कैंपस के अंदर सड़क के किनारे दोनों तरफ लोग आते जा रहे थे। 3-4 बस स्टॉप के बाद बस कंडक्टर ने शेखर को उतारने का इशारा किया।
शेखर अपने 2 बैग के साथ उतर गया, पर उसे लगा ही नहीं कि इस तरह से सीधे उसे एड ब्लॉक तक नहीं आना चाहिए था। उतरने के साथ ही उसे 2 विद्यार्थियों ने एक साथ घेर लिया। एडमिशन? उनमें से एक ने शेखर से पूछा। जी सर। किस सेंटर में आए हो? सर, समाजशास्त्र में। आ जाओ, एडमिशन करा देते हैं, लेकिन पहले बैग वगैरह रख आओ। किसी को जानते हो यहाँ? हाँ, एक कॉलेज के सीनियर हैं तो ज़रूर, पर उनका नंबर नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, तुम ये चाबी लो, चले जाओ सतलुज हॉस्टल और वहाँ सामान वगैरह रख लो, थोड़ा नहा धो लो, फिर आओ। मेरा नंबर नोट कर लो, आकर कॉल कर लेना, एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा। शेखर प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका। शेखर नंबर सेव करने के बाद नाम पूछा तो राजेश पता चला। वापस बैग कंधे पर टांग कर जब वह वापस सड़क की तरफ मुड़ा तो पीछे से राजेश ने उसे आवाज़ दी। रुको, मैं भी हॉस्टल चल रहा हूँ, लंच करके वापस आऊँगा, साथ में चलेंगे। दोनों साथ में चल दिए। राजेश की तरफ शेखर ने अब गौर से देखा। एक कॉटन का हल्के हरे रंग का मुड़ा तुड़ा कुर्ता, नीचे एक मैली सी जीन्स, पैर में एक पुरानी सी हवाई चप्पल और कंधे से टंगा एक कपड़े का झोला, जिसमें संभव है कि कुछ किताबें वगैरह हों। कितनी सादगी, इसके बारे में शेखर पहले ही सुन चुका था। खुद पर गर्व सा महसूस हुआ कि ऐसी जगह पढ़ने का मौका मिला उसे। ये गोदावरी हॉस्टल है, गर्ल्स का है। वो सामने वाला पेरियार हॉस्टल है, लड़कों का। इस ढाबे में गोदावरी ढाबा कहते हैं। आओ, एक कप चाय लेकर चलते हैं, राजेश ने कहा। ढाबे पर पहुंचकर 2 कप चाय की आवाज़ देकर राजेश एक तरफ खड़ा हो गया। शेखर ने नई जगह को जानने के लिए कौतूहलवश अपने इर्द गिर्द नज़र डाली तो ढेरों छात्र छात्राएं चाय के कप लेकर इधर उधर बैठे थे। ढाबे के सामने अनंत से लंबी 3 सीढ़ियां भी थी, जो सीढ़ियों के तौर पर अपना काम कम और चाय पीने का बेंच के तौर पर काम ज़्यादा कर रही थी। इतनी देर में चाय आई। राजेश ने लिख लेना कहकर एक कप खुद लिया और एक कप शेखर को थमाकर जल्दी खत्म करने को बोला। चाय खत्म होने के बाद ढाबे पर कोई छात्रा गुजरते हुए मिली तो को थाएं कहकर अपनी गति में आगे निकल गई और बदले में राजेश ने हॉस्टल कहते हुए उल्टी दिशा में शेखर को चलने का इशारा किया। थोड़ी देर में हॉस्टल पहुंचकर राजेश ने कमरा खोला और शेखर को अंदर आने का इशारा किया। शेखर ने कमरे में घुसकर अपना बैग एक कोने में रखा। पूरा कमरा किताबों से भरा था। अलमारी, मेज, कुर्सी, यहाँ तक कि बिस्तर भी किताबों से अड़ा हुआ था। दीवार पर 3-4 पोस्टर थे, कुछ मार्क्स और लेनिन के, तो बाकी कुछ कथन आदि। राजेश थोड़ी देर में बाथरूम में वापस गया और शेखर को तैयार हो जाने के लिए कहा। शेखर अपने कपड़े वगैरह लेकर कमरे से बाहर निकला। एकदम लास्ट में चले जाओ, बाथरूम उधर है। शेखर बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में नहा कर वापस आया तो राजेश ने कहा, मैं निकल रहा हूँ, जल्दी से रेडी होकर नीचे मेस में खाना खा लो, 30 रुपये में कूपन मिलेगा, फिर उधर ही आ जाना ताकि एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी हो सके। मार्कशीट, फ़ोटो और बाकी सारी ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आना। जी भैया, कहकर शेखर बैग में से कपड़े निकालने लगा। चाबी यहीं मेज पर है, ताला लगा कर नीचे कबर्ड में डाल देना, ध्यान से रखना, अपने ही रूम नंबर वाले बॉक्स में डालना, कहकर राजेश फिर से कमरे से निकल गया। शेखर लंच करके दोबारा एड ब्लॉक के निकल गया। वहाँ पहुँचकर ठीक उसी तरह जाकर कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर में राजेश सिगरेट हाथ में लिए आते हुए दिखा। आ गया हीरो, चलो ये चेकलिस्ट पकड़ो और रेडी हो जाओ। जी भैया, कहकर शेखर ने चेकलिस्ट पर एक नज़र दौड़ाई, फ़ोटो, मार्कशीट और अंत में 200 रुपये एडमिशन फ़ीस के तौर पर। उसे पहुंचने पहले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सुना था कि जेएनयू में पढ़ाई बहुत सस्ती है, पर इतनी सस्ती होने का उसे अंदाज़ा नहीं था। चेकलिस्ट के हिसाब से सारे कागजात वगैरह इकट्ठा कर उसने राजेश की तरफ देखते हुए कहा, जी भैया, हो गया। अच्छा, थोड़ी देर वेट करो, एक स्टूडेंट और मिल जाए तो दोनों को एक साथ असिस्ट कर दूंगा। थोड़ी देर में एक और स्टूडेंट मिलने पर दोनों राजेश के साथ एडमिशन के लिए निकल पड़े। विच सेंटर डू यू वांट असिस्टेंस इन? सर, एम इन पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, तुम्हारा कौन सा सेंटर है? शेखर से पूछा राजेश ने। भैया, समाजशास्त्र।
ओके, तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये शेखर है और ये पाखी। बाकी सेंटर वगैरह जान ही चुके हो तुम दोनों। मेरा नाम है राजेश और मैं अभी एमफिल थर्ड ईयर सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पॉलिटिकल स्टडीज सेंटर में। पेड़ों से घिरी पतली पगडंडियों से होते तीनों आगे बढ़ चले। रास्ते में 2-3 बार कुछ और सीनियर मिले जो राजेश के परिचित थे। वो सभी से हाय कॉमरेड और हेलो जैसी औपचारिकता निभाकर बढ़ते रहे। थोड़ी देर में तीनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े थे जिस पर मेटल के बड़े अक्षरों में स्कूल ऑफ सोशल साइंस लिखा था। शेखर, ये तुम्हारे सेंटर का बिल्डिंग है, आ जाओ। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही एक और असिस्ट करने वाली सीनियर स्टूडेंट मिली जिनके हवाले राजेश ने शेखर को किया। विद सेंटर, उस सीनियर स्टूडेंट ने राजेश से पूछा। CSSS, प्लीज़ असिस्ट हिम। पाखी, लेट्स गो टू योर सेंटर। कहकर राजेश और पाखी सेंटर से बाहर निकल गए। शेखर अब एक दूसरे स्टूडेंट के पास खड़ा था। थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद इस नए स्टूडेंट ने इशारे से शेखर को पीछे आने को कहा। दोनों एक बड़े हॉल में पहुंच गए जहां एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी हुई। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चले जाना, वहां किसी से CSSS पूछ लेना, वहां जाकर बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना। जी दीदी, कहकर शेखर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर CSS सेंटर में जाकर उसने बाकी का काम निपटाया और फिर ऐसे ही थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा। एक तरफ थोड़ी सी ज़्यादा जगह थी जहां एक नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ था। ढेरों स्टूडेंट्स बोर्ड के सामने खड़े थे। शेखर भी नोटिस बोर्ड देखने लगा। MA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए एक नया नोटिस था जिसमें क्लास 4 दिन बाद शुरू होने की सूचना थी और अलग अलग कोर्सेज पढ़ाए जाने का टाइम टेबल भी लिखा हुआ था। बगल में MA थर्ड सेमेस्टर का नोटिस था जिसमें ट्यूटोरियल जैसा कुछ लिखा था जो शेखर को एक नया शब्द जान पड़ा। इस दौरान कुछ नए एडमिशन लेने वालों से बातचीत हुई और फिर सबने नीचे कैंटीन में चाय पीने का सोचा। सभी जोश के साथ नीचे बेचमेंट में बनी कैंटीन में चाय पीने बढ़ चले। पर सीढ़ियाँ उतरते उतरते जोश ठंडा पड़ गया। कैंटीन ठसाठस भरी पड़ी थी और बैठने की जगह कोई खाली नहीं थी। इस ग्रुप में अधिकांश का आज कैंटीन में पहला दिन था और सब ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं थे। मन मारकर सबने एक चाय का एक कप हाथ में पकड़ा और कैंटीन से बाहर निकलकर खुली जगह में खड़े खड़े ही पीने लगे। पैसे देने की बारी आई तो किसी एक ने कहा, खड़े होकर चाय पीने पर JNU में पैसा नहीं लगता। सुनकर सब खूब हंसे और फिर इनमें से एक छोटा ग्रुप डीन ऑफिस की तरफ बढ़ चला। वहाँ जाकर सबने हॉस्टल अलॉटमेंट में फॉर्मेलिटी पूरी की। शेखर भी इस ग्रुप में एक नए परिचित के साथ वापस हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में दोनों ने परिचय का दायरा बढ़ाया। कहाँ से ग्रेजुएशन किए हो? शेखर ने पूछा। BHU से। और तुम्हारा कहाँ से है? इस नए परिचित ने कहा। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर से। ओह, मुजफ्फरनगर से हो? नहीं, घर तो हमारा समस्तीपुर में पड़ता है। तुम्हारा कहाँ पड़ता है? अबे हमारा तो जौनपुर है। वैसे BHU में बहुत लड़के हैं बिहार के। पहले ही दिन दोनों बेतकल्लुफ़ हो गए। अब देखो हॉस्टल वगैरह कब मिलता है, बहुत फाइट रहता है, उसमें भी रैंक के हिसाब से मिलता है। हाँ, बता रहे थे सेंटर पर। ये TR SR का क्या सिस्टम है? अरे यार, वो कोई परिचित और पहले से पढ़ने वाला कोई हो तो उसके साथ रह सकते हो। आम तौर पर हर कमरे में 2 लोग रहते हैं। तो TR मतलब थर्ड रूममेट हुआ और अगर किसी PhD वाले स्टूडेंट के पास रहने को मिला तो SR, यानी SR बोले तो सेकंड रूममेट, क्योंकि PhD वालों को सिंगल रूम मिलता है। ओह सही, तुमको इतना कैसे पता है? अब BHU से बहुत एडमिशन होता है हर साल, तो काफ़ी लोगों को जानता हूँ। अच्छा चलो, अब मुझे सतलुज जाना है। ठीक है चल, मैं भी अपने एक पुराने परिचित से मिलने जा रहा, उसी के साथ रहने का सोच रहा। ठीक है, निकल ले भाई, नाम तो बता दे। ओह सॉरी, शेखर। और तुम्हारा? प्रदीप। क्लास तो अभी 1 हफ्ते बाद शुरू होगी, तो मिलते हैं फिर। दोनों हाथ मिलाकर एक दूसरे से विदा हुए। शेखर धीमे कदमों से चलता वापस हॉस्टल पहुंचा और चाबी लेकर सीधे रूम में पहुंचा।